नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं राजधानी चंडीगढ़ का। हरियाणा में कोरोना ने अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,623 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 45 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 3,81,247 है, जिनमें से 55,422 एक्टिव केस हैं। वहीं मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,528 पर पहुंच गया है। अकेले गुरुग्राम में 2,988 मामले और 4 मौतें दर्ज की गई हैं। इधर प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार फैक्ट्री संचालक अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्राइवेट स्तर पर भी वैक्सीन की खरीद कर सकेंगे। इस विषय में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि किसी औद्योगिक इकाई के संचालकों को फैक्ट्री कर्मचारियों में कोरोना फैलने का डर है तो वह सरकार के निर्णय के अनुसार प्राइवेट स्तर पर भी वैक्सीन की खरीद कर सकेंगे। इससे जहां उनके कर्मचारी कोरोना महामारी से बच सकेंगे, वहीं फैक्ट्री भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल हरियाणा में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो जिस तरह रफ्तार कोरोना की अन्य प्रदेशों में पूरे भारतवर्ष में जिस तरह बढ़ रही है, उसी तरह की स्थिति जो अब लगातार हरियाणा में भी जो है बनती जा रही है। लगभग 10,000 के करीब, जिसमें 24 घंटे में 9623 नए जो है मामले जो प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। वहीं जो गुरुग्राम की बात करें, जो दिल्ली से सटा हुआ और आर्थिक राजधानी हरियाणा की कही जाती है, उसमें जो है 3,000 के करीब, जिसमें से 2988 नए मरीज जो है सामने आए हैं अकेले गुरुग्राम में, और 4 मौतें वहां पर जो है दर्ज की गई हैं। तो आप देखिए आंकड़ा जो है एक जिले का ही 3,000 के करीब जो पहुंच गया है, और 10,000 के करीब जो है हर प्रदेश में जो इस समय 24 घंटे में नए मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए जरूर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब लगातार अन्य प्रदेशों की तरह जो है स्पीड जो है कोरोना ने जो है हरियाणा में भी पकड़ ली है, और इसका जो रोकथाम के लिए जो तमाम उपाय जो हरियाणा सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसके लिए अवेयर नहीं हो रही है। तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का जो उपयोग है वो ज्यादा से ज्यादा करने की जो सरकार की ओर से जो अपील की गई है, वो कहीं ना कहीं जो है अब काम करती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस तरह जो मरीज सामने आ रहे हैं, आंकड़ा जैसे लगातार जो बढ़ रहा है, तो एक जरूर एक चिंता का विषय जरूर बन गया। और वहीं जो बात करें फैक्ट्री संचालकों की, तो उनके लिए जो हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रबंध किया है, ऐलान किया है, इसको कह सकते हैं। कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्राइवेट स्तर पर अपनी वैक्सीन वो खरीद सकते हैं, ताकि जो संक्रमण है उनकी फैक्ट्री के मजदूरों में, कर्मचारियों में जो है ना फैले। तो इस तरह की हरियाणा सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है। इसके बारे में जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है देवेंद्र सिंह, उनकी ओर से कहा गया है कि अगर किसी फैक्ट्री संचालक को अगर भय है अपनी फैक्ट्री के कर्मचारियों में कोरोना फैलने का, और उनको अपनी फैक्ट्री अगर सुचारू रूप से चलानी है, तो वो प्राइवेट स्तर पर वैक्सीन खरीद सकते हैं और अपने कर्मचारियों को जो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, इस बीच ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और जानकारी मिल रही है कि अब अनिल विज ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी ऑक्सीजन के अब टैंकर आएंगे उनके साथ हरियाणा पुलिस चलेगी। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा जब गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जिम्मा है उनके पास, अनिल विज, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी तरह की ऑक्सीजन की जो है हरियाणा प्रदेश में कमी नहीं है। और एहतियात के तौर पर जो है जो भी अब ऑक्सीजन सप्लाई जब की जाएगी, तो उसके साथ जो है सिक्योरिटी पर्पज के तौर पर जो है हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को जो है नियुक्त किया गया है, ताकि किसी भी तरह की जो है समस्या ना खड़ी हो। और उन्होंने साफ ये जरूर कहा है कि हरियाणा में किसी भी तरह के जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वह ना बेड की कमी है, ना दवाइयों की, ना वैक्सीन की कमी, किसी तरह के भी जो है कोरोना मरीज को देने के लिए जो प्रबंध जो किए जाते हैं, जो उसका इलाज के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसमें कहीं भी जो है किसी तरह की ना कोताही और ना ही किसी तरह की कमी प्रदेश में। बिल्कुल, अभी ये बात कही जा रही है अनिल विज की तरफ से कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है अभिषेक, लेकिन जानकारी लगातार ये सामने आ रही है कि सूबे में भी अब ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। हालांकि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, वहीं हरियाणा सरकार भी अपने स्तर पर तमाम प्रयास कर रही है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या वाकई में ऑक्सीजन की कमी इस समय प्रदेश में है? और अगर बात आईसीयू बेड्स की करें या वेंटिलेटर्स की करें, तो उनकी संख्या पर्याप्त है इस समय?
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए या जो प्रबंध जो किए गए, जो उनकी तरफ से जो आधारित जो बयान आता है उसके हिसाब से जो अगर बात करें तो उनके साफ तौर पे ये कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह जो है बेड की कमी नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कहा गया है और वहीं पर जो एक्स्ट्रा बेड का भी जो है प्रबंध करने के लिए जो है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो अस्पताल हैं उनको जो है आदेश जारी किए गए और वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी साफ तौर पे कहा गया है कि आप इलाज करने से पहले जो है कोविड टेस्ट करेंगे। किसी के मरीज का भी अगर खांसी जुकाम है तो उसका आप पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है। जानकारी ये भी है कि सबसे ज्यादा हालात गुरुग्राम के खराब हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम इस समय सबसे ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में है। तो ऐसे में क्या गुरुग्राम के लिए कुछ अलग से गाइडलाइन जारी करने की इस समय जरूरत नजर आ रही है? देखिए, गुरुग्राम में बिल्कुल ये अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे इस समय कोरोना को लेकर हॉट जो स्पॉट है वो गुरुग्राम है, क्योंकि लगभग एक दिन में पिछले 24 घंटे में की बात करें तो 3000 के करीब जो है अकेले गुरुग्राम में मरीज सामने आए हैं। तो उसको लेकर यह दिल्ली से सटा हुआ जिला है और एनसीआर में आता है। आर्थिक राजधानी गुरुग्राम हरियाणा की कही जाती है। तो उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए कि वहां पर किसी भी तरह की जो है कोताही नहीं बरतने के लिए कहा गया और जो हॉस्पिटल्स है उनमें बेड जो है वो बढ़ाने की जो बात है हरियाणा सरकार की ओर से की गई है और वहां पर पूरे इस तरह प्रबंध करने की बात की गई। किसी भी कोरोना मरीज अगर वहां पर आता है और उसको किसी अगर इलाज में किसी भी तरह की उसको असुविधा ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार की ओर से गुरुग्राम में विशेष फोकस के तौर पर ये हिदायत दी गई है कि जो गुरुग्राम में अस्पताल है उनमें बेड की जो है एक्स्ट्रा बेड की जो है व्यवस्था की जाए, ताकि जिस तरह आंकड़ा आ रहा है कोरोना केसों को लेकर गुरुग्राम में, तो उससे निपटा जा सके और किसी भी मरीज को जो किसी अपने इलाज के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े जी। और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है, जो ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो दिल्ली से सटे हुए जिले होने के नाते क्या है, दिल्ली से कई मरीज जो है वो गुरुग्राम में भी अपना इलाज करवाने आ जाते हैं। तो इसमें अकेले गुरुग्राम के ही नहीं, दिल्ली से किससे सटे होने के कारण दिल्ली के भी जो लोग हैं या मरीज हैं वो दिल्ली में बेड ना मिलने के कारण, प्रॉपर इलाज ना मिलने के कारण गुरुग्राम में भी अपना इलाज करवाते हैं जी। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना ने अभी तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि हालात ज्यादा बेकाबू ना हो। वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि अब हरियाणा सरकार ने जितने भी फैक्ट्री प्रबंधक हैं उनको भी ये कह दिया है कि आप अपने हिसाब से प्राइवेट स्तर पर भी वैक्सीन खरीद सकते हैं और अपने फैक्ट्री के कर्मचारियों को वैक्सीन लगवा सकते हैं, ताकि उनमें कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ना बने। चलिए अब राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। इसमें दो मुख्य बात है। दिल्ली में ऑक्सीजन का जितना कोटा पहले तय किया गया था, मरीज अचानक बढ़ने से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत हो गई है। केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है, राज्य सरकार का ऑक्सीजन पर कभी अधिकार नहीं है। यह हमेशा से होता रहा है। कोविड के दौरान हालात ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। आसपास के राज्यों से आकर मरीज दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। 378 मैट्रिक टन से 700 मीट्रिक टन तक कोटा तय कर दिया जाए, इस दिशा में भारत सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आगे भी ऐसे ही लड़ाई लड़ने की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी है, ये बात हम पिछले 4-5 दिन से कह रहे हैं। एक हफ्ते से हम केंद्र सरकार के साथ भी डिस्कस कर रहे हैं। अब दिल्ली के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की जो कमी हुई है उसमें दो मेन इशू हैं। सबसे पहला इशू है कि दिल्ली में ऑक्सीजन का जितना कोटा केंद्र सरकार ने पहले तय किया था, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने से उससे ज्यादा ऑक्सीजन की दिल्ली में जरूरत है। दिल्ली अपनी ऑक्सीजन तो बनाता नहीं है। केंद्र में जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बनती है वो उस राज्य की नहीं होती। वैसे भी ऑक्सीजन को लेके बड़ा स्पष्ट है भारत में कि भारत सरकार, केंद्र सरकार ऑक्सीजन को कंट्रोल करती है। राज्य कोई भी हो, जिस राज्य में भी ऑक्सीजन बन रही है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। राज्य सरकार का अधिकार नहीं है ऑक्सीजन पे। केंद्र सरकार बताती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितना कोटा मिलेगा। ये हमेशा से ये होता रहा है। कोविड के दौरान ये स्थिति और गंभीर हो गई क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स लगातार तेजी से बढ़े और दिल्ली में जिस तरह से
दिल्ली के अपने पेशेंट्स बढ़े और आसपास के राज्यों से काफी पेशेंट्स आके दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, तो उसमें अचानक दिल्ली में बहुत तेजी से डिमांड बढ़ी है ऑक्सीजन की। हम इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ऑक्सीजन सप्लाई करना केंद्र और राज्य सरकार की मिलकर जिम्मेदारी है, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में जो करीब अभी 18,000 पेशेंट्स भर्ती हैं, मैं अस्पतालों में गया हूं, मैं खुद जाके वार्ड्स में मिला हूं लोगों से, उसमें दिल्ली के भी लोग हैं, यूपी के लोग भी हैं, हरियाणा के लोग भी हैं, उसमें यहाँ तक कि राजस्थान उत्तराखंड से आए हुए लोग भी हैं, बहुत सारे, हर अलग अलग नॉर्थ इंडिया के तो कई राज्यों से लोग हैं। सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। ये बात केवल दिल्ली या दिल्ली के लोगों की नहीं है, बात देश की है। देश कोरोना से लड़ रहा है, तो इसमें किसी एक राज्य को उस तरह से ना रखें और दिल्ली का कोटा बढ़ते हुए पेशेंट्स के हिसाब से बढ़ा दें। ये हमारी विनती है कि एक अधिकारी ने जाके दिल्ली के लिए जाने वाले या किसी और राज्य के लिए जाने वाले ट्रक्स को रोक दिया और कहा कि केवल वहां से अब हरियाणा के लिए ऑक्सीजन निकलेगी। जब केंद्र सरकार को तय कर रहे हैं कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन मिले, तो फिर राज्य सरकारों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे राज्यों के कोटे में, दूसरे राज्यों को जाने वाली ऑक्सीजन में इस तरह से दखल करें। तो हमारा केंद्र सरकार से यह भी निवेदन है कि अगर एक बार आपने कोटा फिक्स कर दिया तो वो कोटा मिले भी वहां बढ़ते हुए क्राइसिस के बीच कोई राज्य उसमें दखलंदाजी ना करें आपस में। ये आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, आपस में राज्यों की लड़ाई ना बने। इसमें भी केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि इसमें इंटरवीन करें, क्योंकि आज इंटरवीन करने के बाद फिर फरीदाबाद के उस प्लांट से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन अभी चली है, ये तो चल गई। कल भी इसी तरह की प्रॉब्लम हुई थी। मोदी नगर के पास के एक प्लांट से दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आनी थी, वो नहीं आई, देर रात तक जब नहीं आई और वहां से निकली नहीं, तो हमें फोन करना पड़ा। केंद्र सरकार के एक बहुत सीनियर मिनिस्टर साहब को फोन किया, उन्होंने बहुत प्यार के साथ, और मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली उसमें मदद भी की। उनकी मदद के बाद फिर मोदी नगर से दिल्ली ऑक्सीजन आई। तो अगर एक एक ट्रक को राज्य सरकार को खोजना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसमें केंद्र सरकार से इंटरवेंशन करानी पड़ेगी, तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। सरकार ये भी जिम्मेदारी निभाए कि जिस राज्य को जितना कोटा मिला है, उस राज्य को उतने कोटे की ऑक्सीजन लेने की पूरा अधिकार है। दूसरे राज्य, जिस राज्य में वो फैक्ट्री है, वो राज्य अपना अधिकारी भेज के उसको रोके ना। तो हरियाणा में आज हुआ, कल उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसा कहीं और भी हो सकता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, सबके माध्यम से, कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, देश भर में इस वक्त संकट चल रहा है, हम समझते हैं, और राज्यों की भी जरूरत है। लेकिन एक बार दिल्ली का जितना कोटा केंद्र सरकार ने फिक्स कर दिया, वो कोटा सुनिश्चित कराने में राज्यों के बीच में भी आपस में खींचतान ना रहे, इसको लेके भी केंद्र सरकार भूमिका निभाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। नहीं करना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली से तो हरियाणा ऑक्सीजन नहीं जाती है, दिल्ली में प्लांट नहीं है, दिल्ली से हरियाणा ऑक्सीजन जा रही थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो और राज्य सरकारें अपने अपना ऑक्सीजन का कोटा तय भी नहीं करती हैं। राज्य में कितनी भी ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगे, केंद्र सरकार ही तय करती है कि राज्य में लगी हुई वो फैक्ट्री किसको ऑक्सीजन देगी, कितनी ऑक्सीजन किस राज्य को देगी। ये बहुत भ्रांति है कि राज्य अपनी ऑक्सीजन तय करते हैं। मैं फिर से इस भ्रांति को स्पष्ट कर दूं कि किसी भी राज्य में ऑक्सीजन बनती हो, केवल और केवल केंद्र सरकार तय करती है कि किस राज्य को कितनी ऑक्सीजन जाएगी। आज दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कल को किसी और राज्य में कोई परिस्थिति होगी, वो राज्य भी रिक्वेस्ट करेगा, साहब केंद्र सरकार हमारा कोटा बढ़ा दे। दिल्ली में पॉल्यूशन वजह से, एनजीटी के बहुत सारे व्यवस्थाओं की वजह से, और क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्रियल यूनिट्स उस तरह की नहीं लगती हैं, इसलिए। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। फिलहाल राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर क्या कुछ स्थिति है? क्या ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में अभी राजधानी दिल्ली के पास है या फिर अभी भी कमी है? देखिए जिस तरीके से लगातार कोरोना की जो गिनती है, रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं, कोरोना वायरस से संक्रमण और कहीं न कहीं अस्पतालों के अंदर भी स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। उसी को लेकर दिल्ली सरकार ने जो मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया, उन्होंने कहीं न कहीं अब केंद्र सरकार से गुहार लगाई, क्योंकि पहले से ही अरविंद केजरीवाल जी भी पहले केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे थे कि दिल्ली के अंदर बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, उसको बढ़ाया जाए। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक कोटा निर्धारित कर रखा है, जिसके अंदर 378 मिलियन टन की जो रियायत है वो दी जाएगी, मगर कहीं ना कहीं उसको बढ़ाकर 700 मीट्रिक टन करने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से गुहार लगाने के साथ साथ दिल्ली के अस्पतालों के अंदर जो बेड की कमी है उसको भी बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि निरंतर दिल्ली सरकार बेड की कमी बिल्कुल बोलती आ रही है। यहाँ तक कि अस्पतालों की तरफ से भी कमी दिखाई दे रही थी, क्योंकि बेड की कमी नजर आ रही है, ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, वेंटिलेटर की कमी नजर आ रही है।
मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से अभी जो कोटा बनाया गया उस कोटे के आधार से अगर चलेंगे तो कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कत ही आएगी। मगर दिल्ली सरकार निरंतर अस्पतालों के अंदर सुविधा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और उसी के मद्देनजर रखते हुए अभी भी जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली के पास प्रॉपर मात्रा के अंदर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली केंद्र सरकार की तरफ से कोटा बनाया गया उस कोटे के हिसाब से दिल्ली के अंदर जो मरीज है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से बाहर के भी है और लगातार अस्पतालों के अंदर भीड़ बढ़ रही है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कम होती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार बार बार केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि वैक्सीन है उसको बढ़ाया जाए, लगातार जनता तक दी जाए, यहाँ तक की ऑक्सीजन जो गैस है उसको बढ़ाया जाए, बेडों की कमी जो है उसको बढ़ाया जाए, अस्पतालों की जो कमी है उसको बढ़ाया जाए। मगर अभी भी केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली के अंदर बढ़ रही है साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट अस्पतालों के अंदर तो और ज्यादा बुरा हाल है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी इसके अंदर अपना योगदान देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि परसों ही हमने देखा था कि दिल्ली पुलिस जल की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के जो डीजीपी है उन्होंने प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाकर खुद मुआयना किया अस्पतालों के जो मरीज थे, यानी कि लगभग 130 लोग थे जो उस अस्पताल के अंदर थे और जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर जो 103 लोग थे वो कहीं ना कहीं कोरोना से जूझ रहे थे और उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी और ऑक्सीजन की कमी अस्पताल के अंदर थी और डॉक्टरों ने बिल्कुल आप तय कर दिए थे। खुद दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट कंपनियों से ऑक्सीजन खरीद। राजीव, इस मसले पर आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करवा दें और जो जानकारी समय निकलकर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से कि कोरोना का कहर यहां अभी भी लगातार जारी है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एके वालिया का कोरोना से निधन हो गया है। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। अपोलो अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वो कोरोना से संक्रमित थे। एके वालिया की हम यहां बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं एके वालिया, जिनका कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया है। अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कोरोना संक्रमित थे एके वालिया। राजधानी में कोरोना का कहर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एके वालिया का कोरोना से निधन हो गया है और उन्होंने अपोलो अस्पताल में आखिरी सांस ली है। राजीव, ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। देखिए, एक बात तो साफ है, क्या आम क्या खास, इस समय कोरोना सभी को अपनी चपेट में ले रहा है। तमाम हम राजनेता देख रहे हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज देख रहे हैं जो इस समय कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी इस समय कोरोना पॉजिटिव है। इस बीच जानकारी ये बड़ी सामने निकल कर आ रही है कि एके वालिया का भी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। ये जितनी भी बातें हैं ये बताने के लिए काफी है कि स्थिति भयावह है। तो क्या लग रहा है कि इतनी गंभीर स्थिति को देखते हुए भी जितना सतर्क और सजग रहने की हमें जरूरत थी हम नहीं रहे समय रहते? आपने यहाँ पर बात करें दिल्ली के हालात जो है वो बिल्कुल बिगड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एके वालिया जो कांग्रेस के बड़े नेता थे और दिग्गज नेताओं में से कहलाए जाते थे और वो भी कहीं ना कहीं अब कोरोना की चपेट में आकर उनका निधन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। मगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में भी तालमेल मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही है उनके पास वैक्सीन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हर राज्य को दी जाएगी, मगर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं राज्य सरकारें बार बार उम्मीद कर रही है कि केंद्र सरकार उनकी मदद करे। मगर जिस तरीके से अभी भी दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, बेडों की कमी है और सुविधाओं की कमी है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल लग रही है कि डरावनी होती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब बड़े नेता भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एके वालिया है वो भी इसकी चपेट में आ चुके हैं और उनका भी निधन हो चुका है। और कहीं ना कहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की, वो भी कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन में है, उनकी जो पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है और दिल्ली की स्थिति को संभालने के लिए केंद्र सरकार की बिल्कुल मदद चाहिए और केंद्र सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही है, मगर प्रॉपर मात्रा के अंदर जितनी सुविधाएं दिल्ली के अंदर होनी चाहिए या दिल्ली के अस्पतालों के अंदर होनी चाहिए वो अभी तक मिलती नजर नहीं आ रही है। जी, उतनी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपर है नहीं। अभी सुविधाओं को बढ़ाने की यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो राजधानी दिल्ली के हालात कोरोना के कारण काफी भयावह हो चले हैं। एके वालिया जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं शीला दीक्षित सरकार के समय में, आज उनका भी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से है। मुंबई के पावन धाम मंदिर में कोविड केयर सेंटर को परमिशन नहीं देने के खिलाफ
बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी अपने समर्थकों के साथ बोरीवली बीएमसी मध्य विभाग कार्यालय में धरना आंदोलन पर बैठ गए हैं। बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी का कहना है कि पिछली बार कोरोना के दौरान पावन धाम मंदिर में कोविड केयर सेंटर में सैकड़ों लोगों का कोरोना का इलाज कर उन्हें ठीक किया गया और आज मुंबई में एक तरफ कोविड मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब हमने फिर से पावन धाम मंदिर में कोविड केयर सेंटर शुरू करने की कोशिश की है तो बीएमसी हमें परमिशन नहीं दे रही है। पावन धाम का उद्घाटन कर दिया गया है, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है, उसके बाद भी परमिशन बीएमसी की तरफ से नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि गोपाल शेट्टी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक पावन धाम को परमिशन नहीं दी जाती तब तक वो इसी तरीके से आंदोलन पर बैठे रहेंगे। देखिए, बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि पावन धाम सेंटर हमने पिछली 2 बार चलाया, लगभग 2000 पेशेंट अच्छे करके घर पर चले गए। पावन धाम इज ए टॉक ऑफ द टाउन। मुंबई शहर के हर नागरिक ने पावन धाम का सराहा है कि इतना अच्छी सुविधा, इतना अच्छा व्यवस्था, 3000 रुपये में खाना, 2 बार खाना, 2 बार नाश्ता, सारी दवाइयाँ, डॉक्टर का चार्ज के साथ में इतनी अच्छी सुविधा लोगों को मिल रही थी। अब तीसरी बार जब हमने शुरू किया और परमिशन मांगा तो जैसे गए बार दो बार परमिशन दिया तो हमको ये लगा तीसरी बार भी आसानी से दे देंगे। हमने उसको ओपनिंग सेरेमनी कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि हम कम से चालू कर रहे हैं करके। आज 8 दिन हो गए, परमिशन नहीं दे रहे। या असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर भाग्यश्री कपासे वो कहती है कि उधर मुरुन भांडुप में जो आग लग गया उसमें 10-12 लोगों की जान गई। अब 12 लोगों की जान गई, ये मुंबई शहर के हम जैसे जनप्रतिनिधि चुप बैठे हैं, कुछ करते नहीं है। इसलिए लोगों का, मुंबई का वाली जो मैं कह रहा था कॉर्पोरेशन में कौन है, कोई नहीं। 12 लोगों की जान जाती है, आपने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया, आपने उसको हॉस्पिटल चालू करने का परमिशन दिया, घटना होती है, उसका खेद है, हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया तो उसके आगे उसका प्रिकॉशन लेकर आपने व्यवस्था बनानी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारी व्यवस्था को बंद कर दो, उसके बाद में आपके दहीसर के सेंटर में आग लग गया, वहां पर कौन जिम्मेदार है? वो तो आप ही चला रहे हो ना, कॉर्पोरेशन चला रही है। वहां आग लग गया, इसका कौन जवाबदार है? इसलिए मैंने आज मेरे आंदोलन के साथ में इस बात की भी मांग की कि वो जो 10-12 लोगों की जान गई है उनको 50-50 लाख रुपए मुंबई महानगर पालिका ने देना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर, कोई बिल्डर गलत करता है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपका परमिशन के बगैर उसने कर चालू किया और वहां पर इस प्रकार की घटना होती है तो वो सारा जवाबदारी उसका है। एक बार आपने सर्टिफिकेट देने के बाद में अगर कोई घटना घटती है तो उसका जवाबदारी महाराष्ट्र के सरकार ने, मुंबई महानगर पालिका ने लेना चाहिए। ये मेरा मत है और मैंने सारे वकीलों को भी कहा है, मेरी जो भी आवाज को सुनते होंगे, किसी न किसी ने कोर्ट में भी जाना चाहिए। मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। गोपाल शेट्टी इस समय आंदोलन पर बैठे हुए हैं, क्या वजह है उनकी आंदोलन की? जो बताया जा रहा है कि वो कोविड केयर सेंटर खोलने की परमिशन चाहते हैं लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिल रही, क्या वाकई में ये तमाम बातें सही है या इसके पीछे कुछ राजनीति हो रही है? जी पल्लवी, देखिए, जिस तरह से पिछली बार लॉकडाउन लगाया था उस दौरान मुंबई में बेड की कमी महसूस की जा रही थी। तमाम शिकायतें आ रही कि लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, आइसोलेट नहीं किया जा रहा है, क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है, इस तरह की व्यवस्थाएं तमाम चरमरा गई थी। उसके बाद पावन धाम नाम जैन मंदिर है, वहां पर गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में जो है व्यवस्था की गई, जहां पे करीब 2000 लोगों का कोरोना से इलाज किया गया। इस दौरान ये देखा गया कि जब मुंबई के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल 4-4 लाख रुपए ले रहे थे, उस दौरान इसी पावन धाम मंदिर में जो हॉस्पिटल बनाया गया था उसमें करीब 1.5 लाख में लोगों की इलाज किया जा रहा था और अच्छे तरीके से इलाज हो रहा था। ऐसे में एक बार फिर से जब मुंबई में लॉकडाउन की आहट लगी और तमाम शिकायत आने लगी। तुरंत लौट रहे हैं आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा दें। कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बेटे का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। बड़े बेटे आशीष येचुरी का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। सीताराम येचुरी ने ट्वीट कर खुद इस पूरे मामले की जानकारी इस समय जनता से साझा की है। बड़े बेटे आशीष येचुरी का कोरोना से निधन हुआ है। ये बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। एएनबी न्यूज पर इस समय आप ये बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी का कोरोना के चलते निधन हो गया है। लगातार हम इस समय देख रहे हैं कि कोरोना के कारण लोगों की यहाँ पर मौत हो रही है
और कई ऐसे खास लोग भी इसमें शामिल हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं या फिर वो किसी ना किसी ऐसे पद पर आसीन होते हैं जिसे पूरा देश जानता है। ऐसे लोगों को भी अब कोरोना संक्रमण हो रहा है और उनका निधन भी हो रहा है। जैसा कि पहले हमने आपको जानकारी दिखाई कि ए.के. वालिया का निधन हो गया है कोरोना संक्रमण के चलते। अब ये दूसरी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि सीताराम येचुरी के बड़े बेटे आशीष येचुरी का भी कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है। अब युवाओं में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पहले ये राहत की बात थी कि ज्यादा युवा वर्ग को चपेट में नहीं ले रहा था कोरोना, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है, यानी कि स्थिति काफी खतरनाक और गंभीर हो चुकी है। हम सभी को अभी सावधान रहने की जरूरत है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का ट्वीट इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने खुद इस पूरे घटनाक्रम के बारे में ट्वीट कर जानकारी साझा की है देश की जनता के साथ। चलिए हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। इस समय सत्य प्रकाश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, जानकारी ये भी मिल रही है कि बेड की अब व्यवस्थाएं रही नहीं हैं। ऐसे में अगर कोविड केयर सेंटर बीजेपी के नेता खोलना चाहते हैं तो बीएमसी को दिक्कत कहां पर आ रही है, जबकि वहां पर पहले भी कोविड केयर सेंटर बना हुआ था? देखिए पल्लवी, ये कहीं न कहीं पूरा मामला राजनीतिक दबाव के चलते हुआ है, क्योंकि जब पिछली बार गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में पावन धाम में जब कोविड सेंटर खोला गया था, उस दौरान काफी लोगों को राहत मिली थी। उस दौरान लोगों को सुविधाएं भी तमाम तरह की मिल रही थी। इस बार भी गोपाल शेट्टी ने जिस तरह से लॉकडाउन की आहट लगी, कोविड सेंटर खोलने का निर्णय लिया। हालांकि उद्घाटन भी कर लिया, तमाम हाईटेक मशीनें भी मंगाई गई, तमाम लोगों को बताया भी गया कि अब जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। लेकिन बीएमसी की तरफ से इस तरह की लापरवाही देखने को मिली कि बीएमसी ने न सिर्फ खोलने को मना किया, बल्कि ये भी कह दिया कि अगर इसको खोला जाता है तो वो कार्रवाई भी करेंगे। इसको लेकर सांसद गोपाल शेट्टी, जो बोरीवली की जनप्रतिनिधि है और एक हमेशा जनमानस के लिए खड़े रहते हैं, उन्होंने तुरंत जो एक्शन लिया और बीएमसी के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि देर शाम तक ये निर्णय नहीं हो पाया उनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन सांसद गोपाल शेट्टी के साफ तौर से कहना है कि अगर बीएमसी परमिशन देती भी है तो ये पावन धाम कोविड सेंटर जो है बीएमसी को ही दे दिया जाएगा, बीएमसी चलाएगी। क्योंकि पावन धाम की तरफ से जो तमाम ट्रस्ट लोग हैं वो लोग ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि अब अगर बीएमसी इस तरह की चीजें नहीं करती है तो जाहिर तौर पर वो अब उसको नहीं चलाएंगे। लिहाजा इसमें नुकसान सिर्फ जनता का ही होने वाला है। इस तरह की खींचतान में अंततः देखने में यही आता है कि नुकसान जनता का होता है। खैर, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अभी पावन धाम को कोविड केयर सेंटर बनाने की परमिशन दे दी जाए ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके, क्योंकि कोरोना के कारण महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। फिलहाल के लिए शुक्रिया सत्य प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराष्ट्र की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है कोरोना संक्रमण के चलते। वहीं गोपाल शेट्टी चाहते हैं कि पावन धाम को अब कोविड केयर सेंटर बनाने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन बीएमसी की तरफ से उन्हें ये इजाजत नहीं मिल रही है। देखने वाली बात ये रहेगी कि बीएमसी आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में आकर परमिशन देती है या फिर नहीं भी देती है। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।